तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। कसीना रखते हैं ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। भारी कार्य करने वाले बैल को कुल कितने किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है? गलत जवाब। खेती के क्षेत्र में राजकुमारी देवी को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष में दिया गया था? टीम हल्दर और टीम खेतीहर इस एपिसोड में संयुक्त रूप से नीचे हैं। खतरा अभी तक आप दोनों ही टीम्स के सर पर मंडरा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन खुराना और आपके मनपसंद कार्यक्रम को आज लेके आया हूं और सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट भावना रॉय। मुझे तो आप जानते ही हैं। मेरी तरफ से भी आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कृषि ज्ञान और मनोरंजन का ये मजेदार शो जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। मंजिल तक पहुंच जाना किसी भी सफर की कामयाबी को बताने के लिए काफी है, पर अगर सफर बहुत ही खूबसूरत हो तो मंजिल की परवाह नहीं होती। जैसे हम किसी से कम नहीं का हमारा ये सफर रहा। कैसे हमारे सारे एपिसोड्स बीत गए हमें पता ही नहीं चला। जैसे खेत में खड़ी फसल बहुत से मौसम दिखाती है, उसी तरह से हमने भी इस शो में बहुत सारे मौसम देख लिए और उन सब मौसम को देखते देखते हम इस सीजन के अपने आखिरी एपिसोड यानी 26वें एपिसोड में पहुंच गए हैं। पर जहां शुरुआत है वहीं अंत भी है, यही तो प्रकृति का नियम है भावना। पर एक यात्रा का अंत दूसरी यात्रा का आरंभ होता है, इसलिए आज का एपिसोड हमारा फिनाले जरूर है, मगर इसमें कई नई चीजों की शुरुआत हुई है। हमारा एक परिवार बना है जिसमें हमारे कंटेस्टेंट्स, एक्सपर्ट्स, दर्शक मित्र। ये रिश्ता तो बहुत ही लंबा चलने वाला है। वैसे भी हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों तक पहुंचना है, क्योंकि ये सब अपनी अपनी खेती छोड़कर यहाँ आए हैं। यहाँ की फसल काटने के बाद इन्हें अपने खेतों की फसल काटनी है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वापस जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। खेती भी कर्म है और पढ़ाई भी कर्म है। इसी कर्म पर मेरी 2 लाइन्स पेश है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आखिरी एपिसोड हो और हमारी कवित्री चुपचाप रह जाए, ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं चंद लाइंस के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दर्शकों को मिलवाते हैं अपनी चारों टीम्स और हमारे कृषि एक्सपर्ट से। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र। हमारी दूसरी टीम का नाम है टीम हल्दर। हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता। चौथी टीम का नाम है टीम खेतीहर। हमारे एक्सपर्ट पैनल में है श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज घोषणा होगी विजेता टीम की
और जो टीम विजयी होगी उस टीम को एपिसोड के अंत में सम्मान यानी अवार्ड दिया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के कृषि ज्ञान में हम किसानों की सम्मान की बातें करेंगे। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर किसान की कृषि को देखते हुए उसे सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, डीडी किसान ने भी डीडी महिला किसान अवार्ड शुरू किया है। 2018-2019 का डीडी महिला किसान अवार्ड महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली स्वाति शिंगड़े को मिला है। वहीं दूसरी ओर देश का चौथा सर्वोच्च पद्मश्री सम्मान भी किसानों को दिया जाता है। 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान 6 किसानों को दिया गया है। उनके नाम लेना यहाँ गर्व की बात है। सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। चिंतला वेंकट रेड्डी को बीज रहित अंगूर की खेती करने के लिए और बीज माता के नाम से मशहूर राही बाई सोमा पोपरे को देशी बीजों के संरक्षण के लिए, सुनेती सावो को हल्दी की खेती के लिए, राधा मोहन और साबरमती को जैविक खेती के लिए पद्मश्री सम्मान मिला। हमारे साथ जुड़े किसान और स्टूडेंट्स भी एक दिन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो, इस मन से हम सभी की प्रार्थना है। पिछले एपिसोड में टीम हलधर और टीम खेतीहर ने संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर किया था। इस एपिसोड में इनको अपने कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन का तो डर नहीं है, क्योंकि अब एलिमिनेशन होने ही नहीं वाला। अब तो बस फैसला होने वाला है कि कौन सी टीम विजेता टीम होगी। विजेता टीम को खोजने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इस राउंड्स के नाम इस तरह से हैं। पहला राउंड यानी कि खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर गलत जवाब हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 2-2 नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 26वें एपिसोड यानी कि इस सीजन के आखिरी फिनाले एपिसोड को। आखिरी फिनाले राउंड का पहला राउंड है खेती बाड़ी राउंड और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? तैयार है। याद रखिएगा ये फिनाले राउंड है, तो पूरे शिद्दत के साथ और पूरी अवेयरनेस के साथ खेलिएगा। खेतीबाड़ी राउंड का पहला प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा कीट रस चूसक है? विकल्प ए तना छेदक, विकल्प बी गुलाबी सुंडी, विकल्प सी माहू, विकल्प डी सफेद लट। Which of the following is an example of a juice sucking pest? विकल्प ए है तना छेदक, विकल्प बी है गुलाबी सुंडी, विकल्प सी है माहू, विकल्प डी है सफेद लट। सी मऊ। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है सी माहू। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही उत्तर। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा सवाल इस प्रकार है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? आपके पास 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी कार्यों का प्रयोग, विकल्प बी जुताई के अधीन क्षेत्र में विधि, विकल्प सी ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अर्थात पिछले कई दशकों का यानी कि डेकेड का भारत में हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के लिए इनमें से कौन सा सबसे सटीक कारण है? विकल्प ए उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिक कार्यों का प्रयोग, विकल्प बी जुताई के अधीन
क्षेत्र में विधि। विकल्प सी उसर भूमि की कृषि भूमि में रूपांतरण। विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प ए। एक्सपर्ट्स इनका उत्तर है विकल्प ए। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं खेती बाड़ी राउंड की दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। टीम हल्दर, आप लोग तैयार हैं? आप जानते हैं ना ये फाइनल एपिसोड है। अगर यहाँ चूक की तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। तो इस बार एकदम डट के खेलिए। टीम हल्दर से पहला प्रश्न है ये, पशु चलित गन्ना बोने वाला यंत्र किस संस्था द्वारा विकसित किया जाता है? विकल्प ए ICAR, विकल्प बी CIAE, विकल्प सी IISR, विकल्प बी IARI। यानी कि पशु से चलने वाला गन्ने की बुआई करने वाला मशीन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से बनती है? पशु चलित गन्ना बोने वाला यंत्र किस संस्था द्वारा विकसित किया जाता है? विकल्प ए ICAR, विकल्प बी CIAE, विकल्प सी IISR, विकल्प डी IARI। विकल्प बी IARI। IARI विकल्प डी। जजेस, क्या उनका ये उत्तर सही है या फिर नहीं? बिल्कुल गलत जवाब। जजेस से पूछते हैं इसका उत्तर क्या है? सही जवाब है विकल्प सी यानी IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, एक बार में उर्वरक के साथ बीज में बुवाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प ए सीड ड्रिल, विकल्प बी डिबलर, विकल्प सी हल के पीछे बोना बीज, विकल्प डी फर्टिकम सीड ड्रिल। यानी कि इनमें से कौन सा वो इक्विपमेंट है जिसका उपयोग एक बार में फर्टिलाइजर के साथ साथ सीड्स बोने में भी किया जाता है? विकल्प ए सीड ड्रिल, विकल्प बी डिबलर, विकल्प सी हल के पीछे बोना बीज या फिर विकल्प डी फर्टिकम सीड ड्रिल। विकल्प डी फर्टिकम सीड ड्रिल। जजेस, क्या इन्होंने सही उत्तर दिया? बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है ये, निम्न में से सिंचाई के लिए गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? विकल्प ए CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, विकल्प बी फ्लावरिंग, विकल्प सी दूध या विकल्प बी आटा। इनमें से गेहूं की इरिगेशन या सिंचाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है? विकल्प ए CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, विकल्प बी फ्लावरिंग, विकल्प सी दूध या विकल्प डी आटा। CRI क्राउन रूट विशेषण। एक्सप्रेशन का उत्तर है विकल्प ए CRI क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या उत्तर सही है या फिर जवाब बिल्कुल सही है। आपका ये दूसरा सवाल है टीम अन्नदाता, कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके विकल्प ए है ऑसिमम गर्भगृह, विकल्प बी कोरिएंड्रम सैटिवम, विकल्प सी कॉर्किमा लॉन्गा, विकल्प डी गॉस्पियम हर्बेसियम। कपास के पौधे यानी कॉटन प्लांट का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकल्प ए ऑसिमम गर्भगृह, विकल्प बी कोरिएंड्रम सैटिवम, विकल्प सी कॉर्किमा लॉन्गा, विकल्प डी गॉस्पियम हर्बेसियम। विकल्प बी गॉस्पियम हर्बेसियम। पक्का? कुछ चेंज तो नहीं करना ना?
ठीक है, चलिए पूछते हैं। इनका उत्तर है विकल्प डी, गॉसिपियम हर्बेसियम। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर की ओर। टीम खेतीहर, आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। आप जानते हैं ना, ये फिनाले है, फाइनल एपिसोड, कोई गलती ना करे। खेती बाड़ी राउंड का टीम खेतीहर से पहला प्रश्न। फसल के रोटेशन से किसानों को किस तरह का फायदा होता है? विकल्प ए, कीटनाशकों का कम उपयोग। विकल्प बी, परजीवी को हटा दे जिसमें चयनात्मक मेजबान होते हैं। विकल्प सी, पौधों के उत्पादों का अधिक से अधिक विकल्प तैयार करे। या फिर विकल्प डी, इनमें से कुछ ना करे। फसल के रोटेशन से किसानों को किस तरह का फायदा होता है? विकल्प ए, कीटनाशकों का कम उपयोग करे। विकल्प बी, परजीवी को हटा दे जिसमें चयनात्मक मेजबान होते हैं। विकल्प सी, पौधों के उत्पादों का अधिक से अधिक विकल्प तैयार करे। या फिर विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर सही उत्तर दें। विकल्प बी। विकल्प बी, परजीवी को हटा दे जिसमें चयनात्मक मेजबान होते हैं। जजेस हमें बताएं, ये उत्तर सही है या फिर गलत? उत्तर बिल्कुल सही है। टीम खेतीहर से पूछते हैं उनका दूसरा प्रश्न। सफेद रतुआ निम्न में से किस फसल का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है? विकल्प ए, गेहूं। विकल्प बी, बाजरा। विकल्प सी, चावल। विकल्प डी, सरसों। यानी कि सफेद रतुआ, व्हाइट रस्ट, निम्न में से किस फसल का एक महत्वपूर्ण कवक यानी फंगल रोग है? विकल्प ए, गेहूं। विकल्प बी, बाजरा। विकल्प सी, चावल। विकल्प डी, सरसों। सूझबूझ के साथ ही जवाब देंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। सरसों। जजेस, इन्होंने उत्तर दिया सरसों। क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? इस सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है। टीम खेतीहर के जान में जान आई है ना। इसी के साथ हमारा पहला राउंड, खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है। और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। सारी टीम्स पूरी सोच समझ के, पूरी जान लगा के ये फिनाले राउंड खेल रही हैं। लेकिन टीम हल्दर 10 अंक से पीछे चल रही है। लेकिन इससे पहले हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ें, उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। परागण के आधार पर प्याज किस परागण की सब्जी है? गाजर का लाल रंग का कारक कौन सा है? गलत जवाब। मूली में तीखापन का कारक कौन सा है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प सुनने पे मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से।
भूमिपुत्र, क्या आप फाइनल एपिसोड के इस राउंड के लिए तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, परागण के आधार पर प्याज किस परागण की सब्जी है? विकल्प ए स्वपरागित, विकल्प बी बहुधा परपरागित, विकल्प सी परपरागित, विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। यानी कि पॉलिनेशन के बेस पर प्याज या अनियन किस पॉलिनेशन की सब्जी है? विकल्प ए स्वपरागित, विकल्प बी बहुधा परपरागित, विकल्प सी परपरागित या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। परपरागित। परपरागित, विकल्प सी। जजेस हमें बताएं क्या इनका उत्तर सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल नहीं पकता रहता है? विकल्प ए आंवला, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद या फिर विकल्प डी आम। यानी कि पौधे से पेड़ से टूटने के बाद इनमें से कौन सा फल है जो आगे नहीं पकता रहता है? विकल्प ए आंवला, विकल्प बी अंजीर, विकल्प सी अमरूद या फिर विकल्प डी आम। ये आंवला। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प ए आंवला। क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही उत्तर। अब चलते हैं अपनी दूसरी टीम की ओर, टीम हल्दर। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला प्रश्न है, पपीता किस प्रसारण विधि द्वारा उगाया जाता है? विकल्प ए लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प बी उपरोपण, विकल्प सी लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। अर्थात पपाया किस प्रसारण मेथड या तरीके को अपनाकर उगाया जाता है? विकल्प ए लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प बी उपरोपण, विकल्प सी लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। लैंगिक प्रवर्धन। इनका उत्तर है विकल्प सी लैंगिक। क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। टीम हल्दर, आपका दूसरा सवाल है, गाजर का लाल रंग का कारक कौन सा है? विकल्प ए कुर्क्यूमिन, विकल्प बी कैरोटीन, विकल्प सी सिनेग्रीन या विकल्प डी एंथोसाइनिन। गाजर के लाल रंग होने का कारक कौन सा है? विकल्प ए कुर्क्यूमिन, विकल्प बी कैरोटीन, विकल्प सी सिनेग्रीन या विकल्प डी एंथोसाइनिन। ठीक से विचार विमर्श करके बताइएगा। टेक योर टाइम। विकल्प डी एंथोसाइनिन। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है विकल्प डी एंथोसाइनिन। क्या ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत जवाब। गलत जवाब। ये दूसरी बार चूक रहे हैं आप। एक्सपर्ट बताइए प्लीज, इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प बी यानी कैरोटीन। मुझे भी सडनली एक क्वेश्चन याद आया। गाजर में भी अलग अलग कलर के गाजर आती है, जैसे ऑरेंज या फिर रेड गाजर। हाँ। उसका क्या रीजन है? कैरेट में कैरोटीन ये पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ऑरेंज या रेड कलर आता है। थैंक यू सो मच। बोथ आर डिफरेंट वैरायटीज Yes, बेसिकली। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जितनी भी टीम की लड़कियां यहाँ मौजूद है, आज बहुत ही प्यारी दिख रही हैं। आज आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। भावना जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम यानी कि टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आपका पहला प्रश्न है, मूली में तीखापन का कारक कौन सा है? विकल्प ए कुरकुमीन, विकल्प बी आइसोथियोसाइनेट, विकल्प सी सोलेनिन या फिर विकल्प डी सिनेग्रीन। यानी कि मूली में तीखापन होने का मेन कारक कौन सा है? विकल्प ए कुरकुमीन, विकल्प बी आइसोथियोसाइनेट, विकल्प सी सोलेनिन या फिर विकल्प डी सिनेग्रीन। आइसोथियोसाइनेट। आइसोथियोसाइनेट। जजेस हमें बताएं।
क्या इनका उत्तर सही है या नहीं? उत्तर बिल्कुल सही है। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, बादाम में कड़वाहट का कारक कौन सा है? विकल्प ए सिनिग्रेन, विकल्प बी सोलेनिन, विकल्प सी कैरेटिन, विकल्प डी एमाइल्डिन। तो विकल्प ए है सिनिग्रीन, विकल्प बी सोलेनिन, विकल्प सी कैरेटिन, विकल्प डी एमाइल्डिन। विकल्प डी एमाइल्डिन। बताइए कि ये सही है या फिर गलत? इस सवाल का सही उत्तर है। जजेस, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, बादाम जो कड़वा होता है, क्या वो अच्छा बादाम नहीं माना जाता है या उसको बुरा बादाम माना जाता है? नहीं, बुरा होता है क्योंकि अमेग्डालिन ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बादाम में होता है, इसलिए उसको बिटर टेस्ट आती है। अगर बादाम बिटर है तो इसमें अमेग्डालिन का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बादाम में होता है। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि कड़वा बादाम सबसे ज्यादा अच्छा होता है। क्या ये सही है या नहीं? नहीं? ये जो मिथ था आज क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच जजेस। अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी टीम की ओर, टीम खेतीहर। ये पहला सवाल है आपके लिए टीम खेतीहर, और सवाल इस प्रकार है, सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए सब्जियों को कितने तापमान पर गर्म करना चाहिए? विकल्प ए 50 डिग्री, विकल्प बी 90 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 95 डिग्री सेल्सियस, विकल्प डी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए सब्जियों को कितने टेम्परेचर पर गर्म करना चाहिए? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 50 डिग्री सेल्सियस, विकल्प बी 90 डिग्री सेल्सियस, विकल्प सी 95 डिग्री सेल्सियस, विकल्प डी 100 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है विकल्प डी 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ये सही? सही जवाब। टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल है, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान पर बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? आपके 4 विकल्प है। विकल्प ए समोच्च विधि, विकल्प बी मीडी विधि, विकल्प सी वर्गाकार विधि, या विकल्प डी पंचभुजाकार विधि। यानी कि पहाड़ी एरिया में स्लोप पर प्लांटेशन करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? विकल्प ए समोच्च विधि, विकल्प बी मीडी विधि, विकल्प सी वर्गाकार विधि, विकल्प डी पंचभुजाकार विधि। विकल्प ए समोच्च विधि। उनका उत्तर है विकल्प ए समोच्च विधि। क्या इस प्रश्न का ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बागवानी राउंड इस फिनाले का यहीं खत्म होता है। देखते हैं इन शानदार 4 टीम्स ने स्कोर्स क्या किए हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 10 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। आज का खेलना बहुत ही रोमांचक लग रहा है। कोई भी टीम मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। कांटे का मुकाबला चल रहा है। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 40 में से 40 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 40 में से 20 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 40 में से 40 नंबर, और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 40 में से 40 नंबर। जैसा आप देख रहे हैं, 2 राउंड्स के बाद टीम भूमिपुत्र, टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर 40-40 अंक के साथ टॉपर हैं। वहीं हमारी टीम हल्दर थोड़ी पिछड़ रही है। बकअप टीम हल्दर, बकअप। अब इससे पहले हम अगले राउंड की ओर बढ़ें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर जल्दी वापस आते हैं। भारत में फर्टिलाइजर का प्रति हेक्टेयर कम उपयोग होने का कारण क्या है? टीम हल्दर, आपने दबाया बजर पहले, तो जवाब दीजिए। कृषक की आज्ञाताएं निर्दयताएं। जजेस, क्या कहना है जो भी उत्तर अभी गणेश जी ने दिया? किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद मैं भावना रॉय, मेरे को हो सचिन खुराना और हमारी सभी टीम्स आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट दीपक शिंदे सर खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ हमारे साथ ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो हम बहुत ही अत्यंत ही खुश होंगे। नमस्कार, आज हम जानेंगे नीम के पेड़ के कीटनाशक गुणधर्मों के बारे में। नीम का पेड़ भारत में सर्वत्र पाया जाता है। इस पेड़ की पत्तियां और बीजों में कीटनाशक गुणधर्म होते हैं, जैसे कि उसमें पाए जाने वाले केमिकल है निम्बिन, निम्बिसिडिन और आजाडिरेक्टिन। ये केमिकल 400 से ज़्यादा कीटकों पर प्रभावी पाए गए हैं। आयुर्वेद में भी इस पेड़ के बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है। नीम में जो कीटनाशक गुणधर्म है उसका अगर किसान अपने खेती में उपयोग करता है तो रासायनिक कीटनाशकों पर होने वाला उसका जो खर्च है उसमें बचत हो सकती है। नीम में जो केमिकल पाए जाते हैं वो बहुविध प्रक्रिया से कीटकों पर कार्य करते, जैसे कि ओविपोजिशन डिटरेंट, फीडिंग डिटरेंट या फिर कीट की जो जीवन क्रम है उस पर भी बुरा असर नीम के केमिकल से पड़ता है। अगर हम जाने कि इसका इस्तेमाल किसान भाई कैसे करें तो अनेक भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें पहला है 5% नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट। इसमें 5 किलोग्राम नीम के बीजों को पीसकर उसकी पाउडर बनानी है और उस पाउडर को 9 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। उसके बाद अलग से 1 लीटर पानी लेके उसमें वॉशिंग पाउडर 200 ग्राम डाल देनी है। इस दोनों मिश्रण को 12 घंटे तक यानी रात भर रखना है और सुबह इन दोनों मिश्रणों को मिक्स करना है, एकत्रित करना है और फिर इस 10 लीटर पानी में और 90 लीटर पानी ऐड करना है। तो टोटल घोल बन जाएगा 100 लीटर का। इसको किसान भाई सुबह के समय या शाम के वक्त अपने फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से इसका इस्तेमाल पत्तियों द्वारा की जा सकता है। नीम की पत्तियां 10 से 15% तक लेकर हम इसका घोल बना सकते हैं। नीम की पत्तियां लेकर इन्हें पीसना है और पीसने के बाद इन्हें 10 लीटर पानी में रात भर भिगोना है। उसके बाद उसका अर्क निचोड़ लेना है और उससे भी 100 लीटर पानी बनाकर अपने फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। या फिर नीम के बीजों का जो तेल निकलता है ऑयल, उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर इस मात्रा से अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। नीम का जो तेल निकालने के बाद बच जाता है यानी नीम केक, उसको हम नीम की खली भी बोलते हैं। उस नीम खली का उपयोग भी ज़मीन में पाए जाने वाले सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में आजाडिरेक्टिन जो कंपाउंड नीम में पाया जाता है उसे आइसोलेट करके बहुत सारे प्रोडक्ट भी मिलते हैं। वो 10,000 ppm से 50,000 ppm तक उपलब्ध है। किसान भाई उनका भी कीट नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हम नीम के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके अनेक फ़ायदे होते हैं। पहला उसका फ़ायदा है ये इजीली अवेलेबल है क्योंकि नीम का पेड़ सर्वत्र पाया जाता है। दूसरा, जो मित्र कीटक रहते हैं उन पर किसी प्रकार का विपरीत परिणाम नहीं होता है और पर्यावरण के दृष्टि से भी ये बहुत सुरक्षित है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस नीम बेस्ड कीटनाशक का उपयोग करें और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करें। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर दीपक शिंदे जी। और अब रुख करते हैं तीसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल पूछे जाएंगे। जो टीम पहले बटन दबा के सही जवाब देगी उसे मिलेंगे 10 अंक और अगर गलत जवाब दिया या फिर बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का खास ध्यान देना होगा और वो ये है बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। क्योंकि ये फाइनल एपिसोड है, यहाँ पे हर अंक मान्य रखता है। 5 अंक जो आपके माइनस या आपकी गलती से हो जाएंगे उससे
आपकी हार और जीत का फैसला होगा। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सर्वाधिक निर्मित होने वाला फर्टिलाइजर कौन सा है? टीम खेती, आपने पहले बटन दबाया, जवाब दीजिए। यूरिया। इनका उत्तर है एक्सपर्ट्स यूरिया। क्या उत्तर सही है? टीम खेतिहर का ये जवाब बिल्कुल सही है। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न है, देश में कुल दलहनों के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? टीम भूमिपुत्र, कृपया अपना जवाब दो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। जजेस, क्या ये राइट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर? बिल्कुल सही जवाब। बजरंग का तीसरा सवाल ये है, नदी के किनारे एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ हट जाने के बाद की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? टीम अन्नदाता, आपने बटन पहले दबाया, जवाब दीजिए। दियारा खेती। क्या उत्तर सही है? ये बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भूमिपुत्र, जवाब दे। 127। क्या ये उत्तर सही है जजेस या फिर गलत? सही जवाब। अब बढ़ते हैं बजर राउंड के 5वें सवाल की ओर। 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ ही क्षेत्र पर लगाना कौन सी पद्धति कहलाता है? टीम खेती हर बटन दबाए, पहले आपने जवाब दें। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इनका उत्तर है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। क्या उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का छठा प्रश्न, संतुलित पशु आहार के अनुसार प्रत्येक पशु को खनिज अथवा जीवाणु रहित हड्डी का चूरा कितने ग्राम देना चाहिए? टीम हल्दर, अपना जवाब दे। 30 ग्राम। 30 ग्राम्स, क्या ये सही उत्तर है जजेस? राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने बजर राउंड के 7वें सवाल की ओर। देश में कपास के उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आपने बटन दबा दिया है पहले, तो जवाब दीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का 8वां प्रश्न, भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम किस उद्देश्य से चलाया गया था? टीम हल्दर, जवाब दे। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए। जजेस, इन्होंने जो भी उत्तर दिया, क्या वो सही है या फिर गलत? सही जवाब। आगे बढ़ते हैं बजर राउंड के 9वें सवाल की ओर। भारत में फर्टिलाइजर का प्रति हेक्टेयर कम उपयोग होने का कारण क्या है? टीम हल्दर, आपने दबाया बजर पहले, तो जवाब दीजिए। कृषक की आज्ञाताएं निर्दयताएं। जजेस, क्या कहना है जो भी उत्तर अभी गणेश जी ने दिया? उनका जो कहना है वो मेरे समझ में आ चुका है। वो कहना चाहते हैं कृषकों की अज्ञानताएं और निर्धनता। इस तरह इसका सरल तरीके से मतलब ये हुआ कि जो अज्ञात चीजें थी कृषियों के, कृषकों उसकी वजह से और उनके निर्धन होने की वजह से वो फर्टिलाइजर कम यूज कर रहे हैं। करेक्ट? करेक्ट। तो क्या ये सही उत्तर है? इस तरह ये बिल्कुल सही उत्तर है। अरे वाह, टीम हल्दर, आप बाल बाल बच गए। बजर राउंड का 10वां प्रश्न, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? टीम भूमिपुत्र, जवाब दे। कृषि वित्त पोषण संस्थानों के लिए पुनर्वित्त। मतलब जो कृषि से रिलेटेड जो बैंक्स होते हैं, वो जो फार्मर्स होते हैं उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड कर। अरे वाह, लोन देना। वेरी नाइस। आई रियली होप स्नेहल ने जो जवाब दिया है वो एकदम सही हो। हमें बताएं क्या वो सही है या नहीं? जवाब बिल्कुल सही है। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यहीं समाप्त होता है। टीम के जवाबों के अनुसार इन टीम के स्कोर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिले हैं 30 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 30 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर, टीम खेतीहर को मिले हैं 20 नंबर,
इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र के टोटल नंबर है 70, टीम हल्दर के टोटल नंबर है 50, टीम अन्नदाता के टोटल नंबर है 60, टीम खेतीहर के टोटल नंबर है 60। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 राउंड्स के बाद कांटे की टक्कर में टीम भूमिपुत्र सबसे आगे चल रही है। तो वही टीम हल्दर अभी भी थोड़ी सी पीछे है। और अब रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़े उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर ब्रेक। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना के लिए नोबेल प्राइज जीता था? गीतांजलि। मेघालय का अर्थ क्या है? बादलों किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। रैपिड फायर ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम सब हाजिर हैं आपका स्वागत करने के लिए उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। और इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट से जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। दोस्तों, ये फाइनल एपिसोड है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की पहली टीम की ओर, टीम भूमिपुत्र की ओर। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। तैयार। आपका समय शुरू होता है अब। भारत में हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी है? मैक्सिकन गऊ। कौन सी फसल की खेती उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में होती है? चाय। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना किस वर्ष में की गई? 1986। उत्तर पूर्व राज्यों में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि पर अपना आजीविका के मुख्य साधन के रूप में निर्भर करते हैं? पास। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर उत्तर पूर्व में किस राज्य में है? केरला। हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, आपके उत्तर सही है या गलत? टीम भूमिपुत्र ने 4 में से 3 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। और जो जवाब गलत था, एक्सपर्ट, वो कौन सा जवाब था? उनका 5वां यानी आखिरी सवाल था, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर उत्तर पूर्व के किस राज्य में है? उन्होंने जवाब दिया था केरल, लेकिन सही उत्तर है आसाम। इनका एक सवाल जो मिस हो गया था, वो सवाल है उत्तर पूर्व राज्यों में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि पर अपनी आजीविका के मुख्य साधन के रूप में निर्भर हैं? उसका उत्तर क्या है जजेस? 58%। चलिए इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि टीम हल्दर। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम हल्दर, आपका समय शुरू होता है अब। भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। सिक्किम में उच्चतम पहाड़ की चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेगिस्तान यानी डेजर्ट कौन सी है? राजस्थान। अजंता और एलोरा केव्स
किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने पहले पुल का नाम क्या है? साराघाट ब्रिज, गुवाहाटी, 1962। क्या बात है। तो बताया जाए हमें कि इनका क्या परिणाम है? टीम हल्दर के 5 में से 5 ही जवाब बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। रैपिड फायर राउंड आपका शुरू होता है अब। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रचना के लिए नोबेल प्राइज जीता था? गीतांजलि। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2014। मेघालय का अर्थ क्या है? बादलों। पास। IIHR कहाँ है? पास। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भारत में किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1960। हमें इनके सारे उत्तर मिल गए। क्या उत्तर सही है या एक आध गलत है? टीम अन्नदाता के 5 सवालों में से 3 सवाल के उत्तर सही है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे वो प्रश्न है, मेघालय का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है बादलों का निवास। दूसरा था IIHR कहाँ है? इसका सही जवाब है बैंगलोर। रैपिड फायर राउंड की अगली टीम का नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका समय शुरू होता है अब। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1974। नेशनल बैम्बू मिशन कब शुरू हुआ? 2018। गोवर्धन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 30 अप्रैल 2018। राही भाई पोपरे को पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? 2020। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2019। जजेस हमें बताएं, क्या इनके सभी उत्तर सही थे या कुछ गलत थे? टीम खेतिहर के 5 ही जवाब बिल्कुल सही है। अब इससे पहले हम अगले राउंड की ओर बढ़ें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब पहुंच जाते हैं हम चारों राउंड्स के स्कोर्स मिला के जो स्कोर्स हैं उस पर। कौन सी टीम है जो पहले नंबर पर है और कौन सी वो टीम है जो दूसरे नंबर पर है? किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद मैं भावना रॉय, मेरे को सचिन खुराना और हमारी सभी टीम्स आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब वक्त आ गया है देखने का कि टीम क्या स्कोर कर रही है, इसमें से विजेता कौन है। लेकिन उससे पहले देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, सफर तो गुजर गया, अब बारी है मंजिल की। बिल्कुल सही कहा। हमें बढ़ना है अब अपने मंजिल की तरफ। बिल्कुल। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 6 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में 10 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 6 नंबर। टीम खेतीहर को मिले हैं 10 में से 10 नंबर। अब पहुंच जाते हैं हम चारों राउंड्स के स्कोर्स मिला के जो स्कोर्स हैं उस पर। तो इस तरह से चारों राउंड के स्कोर्स हैं। टीम भूमिपुत्र के टोटल नंबर है 76। टीम हल्दर के टोटल नंबर है 60। टीम अन्नदाता के टोटल नंबर है 66 और टीम खेतीहर के टोटल नंबर है 70।
पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 66 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 60, यानी कि टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 126 और इसी तरह से टीम हल्दर है चौथे नंबर पर। टीम हल्दर विजेता टीम की रेस से बाहर हो गई है क्योंकि वो आई है चौथे नंबर पर। लेकिन टीम हल्दर को खुद पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे सीजन को बहुत अच्छे से खेला और हमें उम्मीद है कि वो यहाँ से कुछ सीख कर ही जा रही है। तो अब देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सी टीम रही। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता ने स्कोर किया था 68 और इस एपिसोड में उनका स्कोर है 66। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है दोनों एपिसोड मिलाकर 134 और इस तरह टीम अन्नदाता है तीसरे नंबर पर। टीम अन्नदाता आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। अब देखते हैं कि टीम खेतीहर और टीम भूमिपुत्र में से कौन सी टीम है जो पहले नंबर पर है और कौन सी वो टीम है जो दूसरे नंबर पर। टीम खेतीहर और भूमिपुत्र के कैप्टन से अनुरोध है कि वो यहाँ आ जाए और हमारे साथ जुड़ जाए। कांटे की इस टक्कर में दोनों ही टीम ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी है। टीम भूमिपुत्र को पिछले एपिसोड में मिले थे 76 नंबर, टीम खेतीहर को पिछले एपिसोड में मिले थे 66 नंबर, यानी कि टीम खेतीहर का स्कोर टीम भूमिपुत्र से कम था। टीम भूमिपुत्र को इस आखिरी एपिसोड में मिले हैं 76 नंबर, टीम खेतीहर को इस आखिरी एपिसोड में मिले हैं 70 नंबर, यानी कि टीम खेतीहर का स्कोर टीम भूमिपुत्र से कम था। इस तरह दो एपिसोड में मिलाकर टीम भूमिपुत्र का स्कोर होता है 152 नंबर और इस तरह से सब टोटल करने के बाद ये साफ हो चुका है कि टीम खेतीहर रही है दूसरे नंबर पर, यानी कि हम किसी से कम नहीं की विजेता टीम है टीम भूमिपुत्र। माटी के सच्चे नाम है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई एक पल भी आंखें नम नहीं। माटी के सच्चे नाम है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो। हमारी विजेता टीम टीम भूमिपुत्र के चौथे सदस्य भी हमें यहाँ पे ज्वाइन कर ले। विनिंग प्राइज को भी स्टेज पे लेकर आया जाए। मैं माननीय जजेस से अनुरोध करती हूँ कि विजेता टीम को इस चेक के साथ सम्मानित किया जाए। हम किसी से कम नहीं कि विजेता टीम भूमिपुत्र। विजेता टीम को एक बार फिर बधाई। दर्शकों को अलविदा कहने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और वो ये है कि कृषि से पहले मैं बहुत दूर था, मगर इस शो को होस्ट करते करते मैंने कृषि और किसान को बहुत करीब से जाना है। उन्होंने अपने प्रोफेशन की बहुत सारी बातें शेयर की और उनके बहुत सारे किस्से सुने हैं मैंने। जो खाने की थाली सजती है उसकी सजाने वालों से बहुत कुछ साझा करना बहुत ही अच्छा लगा और इस 26 एपिसोड का सफर मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। सचिन की इमोशनल बातों को सुनने के बाद उम्मीद है हमारे दर्शक भी इस शो को कभी भूल नहीं पाएंगे और हम भी दर्शकों का प्यार कभी नहीं भूल पाएंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इस शो का दूसरा सीजन जल्दी ही लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और इजाजत दें। नमस्कार। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं। अब मिलके शान